नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ नेटवर्क। मैं अपने गोदी मीडिया के अपने साथियों को देख-देख के बड़ा हैरान तो नहीं हूँ, बड़ा खुश हो रहा हूँ कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि देश का जनमानस इतना मूर्ख नहीं है। दिन भर एक अभियान की तरह चला रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मैं दावा कर रहा हूँ कि इस बार 270 तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है साहब के लिए। बहुमत आ जाए इसके लाले पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कैसे पड़े हुए हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप मोटा मोटा इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस पार्टी की, जिस व्यक्ति की 400 पार आ रही होती है, तो नारा लगा रहा था अब की बार 400 पार, वो इतना बेचैन नहीं होता, इतना परेशान नहीं होता कि हर जगह तोड़फोड़ मचाने पे उतारू हो जाए। नीतीश को तोड़ लो, कमलनाथ को भी ले आओ, जिसके लिए बीजेपी यानी क्या क्या कहती थी। उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ करो, लोकदल को ले आओ, जयंत को ले आओ, बंगाल में ईडी का डर दिखाओ। इतना परेशान नहीं होता है व्यक्ति, कंफर्ट जोन में रहता है। वो मानता है कि हम तो आ ही रहे हैं भाई, 400 नहीं, पौने 400 आ जाएंगे। दरअसल जो सर्वे रिपोर्ट आई है आरएसएस की अंदरूनी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से मित्र हैं और संघ में बहुत सक्रिय रहते हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई संघ भी मान रहा है कि इस बार इतना आसान नहीं है। और कारण ये है कि देश में कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हो रहे हैं जो साहब को परेशान कर रहे हैं। जनमानस नाराज। और आज मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना और मैं हैरान हो गया। मतलब जो वो कभी कहते हैं ना, झूठ बोलो, और जोर से बोलो, बार बार बोलो। और फिर मैंने वो हिटलर की वो फिलॉसफी भी पढ़ी है, जिसमें हिटलर ने अपना एक बाकायदा एक प्रोपोगंडा मिनिस्टर तैनात किया था। उसका काम यही था कि उसे दिन भर झूठ बोलना है, और झूठ इतना बोलना है कि लोगों के जनमानस के दिमाग में आ जाए कि यार यही बात सच है। और हमारे गोदी मीडिया के चैनलों को तो प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आ जाता है कि भाई तुम्हें आज दिन भर ये अभियान चलाना है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी नारा लगवा रहे थे, राष्ट्रीय अधिवेशन जब खत्म हुआ तो नारे लगवा रहे थे। तो वो जो बोलते थे, नेचुरली कार्यकर्ताओं को बोलना होता था अब की बार 400 पार, इस बार इसलिए बीजेपी की सरकार। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि बेरोजगारों को मिले रोजगार, इसलिए अब की बार भाजपा सरकार, इसलिए इस बार मोदी सरकार। मैं हैरान, कोई प्रधानमंत्री इस समस्या पर, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए ये कैसे कह सकता है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार। आजादी के बाद पिछले 40 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत में बेरोजगार एक बारूद के गोले की तरह बनते चले जा रहे हैं। कब विस्फोट हो जाए कह नहीं सकते। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। एक मामूली नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। बड़े बड़े राज्यों में परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। बाकायदा पेपर लीक करा दिया जाता है जैसे मामला टल जाए। हालत यह है कि सेना में पद कम है। प्रधानमंत्री के ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं है। वो 8,000 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं। जिसकी जरूरत नहीं वो हजारों करोड़ की सेंट्रल विस्टा नई संसद बना सकते हैं। लेकिन जवानों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अग्निवीर योजना लाएंगे, जिससे 4 साल का जो टाइम है वो एक नौजवान को मिल जाए और वो अपना काम कर ले। उसके बाद कोई पेंशन नहीं, मर गया तो कोई क्लेम नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई पैसा नहीं। और वो प्रधानमंत्री नारे लगवा रहे हैं कि अब की बार बेरोजगारी का आंकड़ा तो खत्म करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए अब की बार 400 पार, इसकी बार भाजपा सरकार। और दूसरा नारा सुनिए, महंगाई पर काबू पाना है इसलिए अब की बार मोदी सरकार। जरा मध्यम वर्गीय परिवार के दिलों को टटोल के देखिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह गलतफहमी थी कि ये लोग जाएंगे कहां। ये लोग तो हमारे हैं, ये इनको कितनी भी लात मारो, कितना भी डंडा मारो, तब भी ये राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, हमारी बातों में ये मध्यम वर्गीय वोट तो हमें देगा देगा। और उन्होंने उसका टेस्ट भी किया था जब कोरोना काल में लाशों की गिनती बढ़ रही थी, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड नहीं थे, दवाएं नहीं थे। तब प्रधानमंत्री जी कहते थे बालकोनी में आ जाओ, लाइट जलाओ, इससे क्रांति आ जाएगी। और लोग पागलों की तरह बालकोनी में आके मोबाइल जला रहे थे, दिए जला रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बाहर निकलो और थालियां बजाओ, कोरोना कोरोना में चेतना आ जाएगी, कोरोना कम हो जाएगा। और लोग पागलों की तरह थाली बजा रहे थे। लोग गोबर का लेप कर रहे थे, लोग कुत्ते पाल रहे थे, जो जो प्रधानमंत्री कह रहे थे।
क्योंकि ये वो मध्यम वर्गीय था जो भगवान जी की तरह मानता था। मेरे एक मित्र हैं 2014 में कहते थे ये तो भगवान, और पीसीएस अफसर थे। वो कहते थे ये तो भगवान का रूप है। और उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी हैं, रिटायर हो गए डीजीपी साहब, मेरे मित्र थे, मुझसे बात करते तो मैं हैरान हो जाता था। मुझसे एक दिन बोले कि संजय जी, आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, मुझे कभी-कभी बड़ा दुःख होता है, आप कैसे समझ नहीं पा रहे हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको जितना दुःख होता है उससे 10 गुना दुःख मुझे होता है इस बात के लिए, आप आईपीएस कैसे हुए? आप आईपीएस हो, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप देश के लिए, समाज के लिए आप सोचो, एक दिमाग खुला रखो। आप प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही है भगवान विष्णु का अवतार हैं। और फिर भगवान विष्णु के अवतार का हमने बड़ा रूप भी देखा जब जेपी नड्डा जी ने कहा कि ये तो देवताओं के देवता हैं। और अयोध्या में जिस आदमी पे राम मंदिर जमीन घोटाले का सबसे बड़ा आरोप लगता है, पहले भी उनकी गौशालाओं को लेकर तमाम कहानियां अखबारों में छपी है, चंपत राय, जिन्होंने राम मंदिर की जमीन में भी करोड़ों का हेरा फेरी कब कैसे हो गई, वो फाइल दब गई, पता नहीं चला। वो चंपत राय कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मोदी जी आए हैं। तो उनको लगता है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार तो ये तो हमारा है, कहाँ चला जाएगा। लेकिन इस बार बेचैनी इसलिए है कि संघ ने जो अपनी अंदरूनी रिपोर्ट तैयार कराई है उसमें इस बात का उल्लेख है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार अब तड़प रहा है, दर्द में है, दुखी है, परेशान है, उसकी कमर टूट गई है इस महंगाई से। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तनख्वाह होगी करीब 1.5 पौने 2 लाख रुपया। अब जिसको 1.5 पौने 2 लाख रुपए मिलता है, वो अपना पूरा बजट बना के रखता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना रुपया, घर के डीजल के लिए, गाड़ी के डीजल के लिए इतना, किचन में इतना। उसका 5,000 से 10,000 रुपए का भी बजट पूरा तैयार होता है कि मकान की किस्त इतनी देनी है, गाड़ी की किस्त इतनी देनी है। वो साहब 2014 में यही सेम बात मुझसे कहते थे कि बहुत नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी है कि एक नेता उदय होगा, भगवान विष्णु का अवतार होगा। तो मोदी जी ने उस विष्णु के अवतार की तरह रूप लिया। मैं हँसता था। मैं कहता था यार तुम पढ़े लिखे इंसान होकर तुम कैसी बातें कर सकते हो? वो जो उनका भगवान विष्णु वाला अवतार था वो 2019 तक चला। थोड़ा कम हो रहा था तब तक पुलवामा हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो फिर वो राष्ट्रवाद उनके मन में हिलोने लगा और फिर वो उस भाव में आ गए। लेकिन अब उनका वही तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, लेकिन बजट में 20 से 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। गैस का सिलेंडर महँगा हो गया, राशन महँगा हो गया, गाड़ी की किश्त बढ़ गई और महँगाई का सिलेंडर से लेके सब कुछ मामला गड़बड़ा गया। 15 से 20,000 रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया। तब उनके समझ में आया कि अब की बार महँगाई वाली सरकार, अब उनका भक्ति काल खत्म हुआ है। संघ ने यह भी बताया कि जो राम मंदिर का उफान था, वो उफान थम गया। जितना तापमान लगाया गया था, थर्मामीटर सोचा गया था कि उन्माद पैदा कर देंगे, उतना उन्माद पैदा नहीं हुआ। और ये भी बताया गया, ये भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में ये आम चर्चा है कि अब की बार अगर 300 पार हुई तो योगी जी का डिब्बा गोल। तो योगी जी अपना डिब्बा तो गोल होने नहीं देंगे। हिंदुत्व का कम बड़ा चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री जी से। तो कहीं वो कुछ ऐसा गणित ना कर दें कि उत्तर प्रदेश में मामला गड़बड़ा जाए। तो पूरी कमान योगी जी को ना देके प्रधानमंत्री जी की टीम अपने हाथ में ले रही है। ऑपरेशन जयंत इसका उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों में तोड़फोड़ कराने की तैयारी हो रही है और जिससे कि एक तोड़फोड़ हो जाए और रास्ते अलग-अलग हो जाए। ये सारी कवायद वो कभी नहीं करता जो 400 पार जाने का सपना देखता है। फिर प्रधानमंत्री जी एक भी कहे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कहीं जिंदा है आज के भाषण में तो भारतीय जनता पार्टी में। अब लोकतंत्र कितना बड़ा है ये मैं उदाहरण देता हूँ। एक नेता है राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने ही मोदी जी का नाम बढ़ाया आगे कि भाई प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी जी। अब आप सोचो जिस व्यक्ति ने नाम बढ़ाया तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका कितना सम्मान करना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता का जितना अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ता का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन राजनाथ सिंह सीजेंट हैं, बहुत शरीफ हैं, रिश्ते बहुत अच्छे रखते हैं। वो शांत हो गए, खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं, बस मौन हो गए और केवल अपने रक्षा मंत्रालय के काम में ध्यान देने लगे। लेकिन उनको हाशिए पे डाल दिया गया। एक बार आपको याद होगा कि ये रक्षा मंत्रालय की एक परेड चल रही थी। तो रक्षा मंत्री ऑफ कोर्स जब मंत्रालय की परेड है तो प्रधानमंत्री के आगे साथ-साथ चलेंगे। तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया कि आप साइड में आइए। यहाँ फ्रेम में सिर्फ प्रधानमंत्री होने चाहिए। और फिर इसी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का कल का एक वीडियो वायरल हुआ। मैं आप मेरी साइड वाली विंडो पे देख रहे होंगे। एक बड़ी सी माला आती है,
वो माला जो है वो प्रधानमंत्री को पहनाने की तैयारी चल रही होती है। माला बहुत बड़ी होती है, तो उसमें बीच में से जेपी नड्डा आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा सिर घुसा रहे हैं, उसमें से राजनाथ सिंह ने तो बाकायदा अपने ऊपर भी ओढ़ ली। पीछे का सिक्योरिटी वाला आता है और राजनाथ सिंह को इशारा कर रहा है, देखिए कि आप ये माला उतारिए, और राजनाथ सिंह लगभग डर के स्टाइल में माला उतार देते हैं। नड्डा जी भी उतारते हुए किनारे हो जाते हैं, माला सिर्फ मोदी जी पे है। अब आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी माला में अगर राजनाथ और जेपी नड्डा भी एडजस्ट हो जाते, बड़ी माला तीनों पहन लेते, लेकिन ये आदेश है, फ्रेम में सिर्फ साहेब होना चाहिए, फ्रेम में सिर्फ मोदी जी होना चाहिए। आपको याद होगा कि बनारस की एक तस्वीर, काले कपड़े पहन के गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं साहेब, जब निकल रहे हैं तो साहेब, जब घुस रहे हैं तो साहेब, आसपास के फ्रेम में कोई फोटो नहीं। अयोध्या की फोटो में आप याद रखिए, जब पूजन हो रहा था भगवान राम के मंदिर का, तो योगी आदित्यनाथ को इतना किनारे कर दिया गया था, पुजारी तक उनके सामने आ गए। योगी जी को थोड़ा धक्का सा दे के पुजारी के आगे फ्रेम में आना पड़ रहा था, लेकिन राम मंदिर का प्रोग्राम आप पूरा भूल गए हो, तो उसको एक बार चैनल पे किसी यूट्यूब पे जाके पूरा प्रोग्राम देख लीजिएगा। कहीं योगी आदित्यनाथ को फ्रेम में नहीं आने दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये लोकतंत्र है कि कहीं आ ना जाए। इवन देन जेपी नड्डा, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक कार्यक्रम में वो जा रहे थे पीछे पीछे से दौड़ते हुए, और अमित शाह ने हाथ से पकड़ लगभग धक्का सा दे दिया कि पीछे हटो, साहब के तुम फ्रेम में आना चाहिए। ये पार्टी का लोकतंत्र है। तो ऐसे मौके पे पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि उसको बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। झटका बिहार से भी लगने वाला था, उसको मैनेज किया गया, नीतीश बाबू को अपने संग लाए, लेकिन गलती फिर हो गई। पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाजा नहीं था कि नीतीश को लाने के बाद तेजस्वी का कद इतना बढ़ जाएगा, लोग तेजस्वी के इतने दीवाने हो जाएंगे, लोग तेजस्वी की को इतना ज्यादा मानने लगे, ये योद्धा है। तेजस्वी को जिस तरह से हीरो बन गए नीतीश के जाने के बाद, उसका अंदाजा भाजपा को था नहीं। अब बिहार के किसी भी ईमानदार राजनीतिक विश्लेषक से पूछेंगे आप, तो वो कहेगा कि तेजस्वी की सीटों में 7-8 सीटों का बढ़ोतरी होना तय है। यानी कांग्रेस और लालू के गठबंधन को, कांग्रेस और तेजस्वी के गठबंधन को 7-8 सीटें मिलेंगी मिलेंगी बिहार में, जबकि पिछली बार एक को छोड़ के सारी सीटें एनडीए को मिली थी। यानी एनडीए के गठबंधन में भी 7-8 सीटें बिहार से कम होंगी। महाराष्ट्र में जितने प्रयोग हो सकते थे, उतने प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने कर लिए। पवार जी के घर को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी जनमानस से आप पूछेंगे तो वो भाजपा से नाराज है। महाराष्ट्र के बड़े से बड़े उद्योग उठा के गुजरात भेज दिए गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गुजरात चली गई। जो महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलता, वो रोजगार खत्म हो गया, जो काम धंधे मिलते वो खत्म होते, जो रेवेन्यू मिलता वो खत्म हो गया। तो महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं बीजेपी से कि जो बीजेपी ने किया वो गलत किया है। महाराष्ट्र से बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को होगा, कि भाजपा के रणनीतिकार समझ गए हैं। कर्नाटक, सीटों की भरमार थी। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में वो मेहनत करी, वो मेहनत करी, कोई आसानी नहीं है। गली मोहल्लों मोहल्लों में रोड शो किए, सारे चुनाव आयोग के नियम ताक पे रख दिए। कहा कि बजरंगबली का नाम लेके मोहर लगाना। बताइए, चुनाव आयोग के नियम है कि आप धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन देश का जब प्रधानमंत्री नियमों को ताक पे रखने वाला, तो भला कौन पूछेगा। प्रधानमंत्री जी ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले कहा कि बजरंगबली का नाम लेके वोट डालना। प्रधानमंत्री जी की बात मानी लोगों ने, बजरंगबली का नाम लिया, लेकिन वोट कांग्रेस को दे दिया। बीजेपी को, संघ को पता है कि इस बार बंगाल की तरह, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक से भी बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। और अब थोड़ी देर को सोचिए आप, क्या देश में 2019 जैसा माहौल है। 2019 में कांग्रेस सुप्त अवस्था में थी, कहीं थी नहीं, चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में जो राष्ट्रवाद का उन्माद था, कहीं कांग्रेस कह रही थी, राहुल गांधी की सभा में 20,000 लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार ना पुलवामा है, ना सर्जिकल स्ट्राइक है, इस बार है किसान, किसानों का दर्द, किसानों की पीड़ा, किसानों का रोष। एक साल आंदोलन, 700-800 किसानों की मौत, सरकार पे असर नहीं पड़ा। और बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। दोबारा किसान आ गए हैं सिंधु बॉर्डर पे, उनके संग अत्याचार हो रहा है, उन पे गोले छोड़े जा रहे हैं, बुलेट गोलियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर। और किसानों का ये दर्द लोगों के समझ में आ रहा है कि अब की बार किसान लगा देंगे बेड़ा पार। किसका बेड़ा पार लगाएंगे, ये सब समझ रहे हैं।
इसीलिए पहली बार इतनी जल्दी 3-3 मंत्रियों को लगाया गया, बैठक से कोई नतीजा तो निकले। राकेश टिकैत जैसे लोग, जिनके बारे में माना जाता है कि ये सरकार के करीबी हैं, किसानों ने उनको दूर रखा है आंदोलन से, तो उनकी भी दाल निकल पा रही है। ये माहौल है देश में, बेरोजगार नाराज हैं, छात्रों ने, नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी खपा दी सेना के में जाने के लिए, लेकिन दूर-दूर तक उनका नाम नहीं। उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर पीड़ा है। वो गुस्से में हैं, वो नाराज़ हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार मामला आर या पार। ये हालात हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। तब क्या है, तब यह है कि गोदी मीडिया के ज़रिए एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया जाए पूरे देश में, कि भई अब की बार तो वाक़ई में 400 पार। टीवी चैनलों को ज़िम्मेदारी दी गई है। बंगाल की एक घटना, उसको लेकर मैं देख रहा था, आज तक एबीपी की सब टीम पहुँच गई कि बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न हो गया। एक व्यक्ति था, वो महिलाओं को उठा के ले जाता था जैसे राक्षस हो। अभी तक कोई प्रमाण कोई लाया नहीं है, सिवाय 2-3 ऐसी महिलाएँ जो अपना नाम भी नहीं बता रही हैं, उनके बयानों के बाद। लेकिन टीवी पे ऐसी कहानियाँ बना दी कि जैसे बंगाल ना हो गया, पाकिस्तान हो गया। और जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, तथाकथित मैं इसलिए कहूँगा कि भक्ति काल में इतना डूबे हुए हैं चाशनी में, उनको साहिब के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो कह रहे हैं कि अगर इस घटना के सामने आने के बावजूद बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, इन महिलाओं के उत्पीड़न के बाद में भी नहीं लगता, तो राष्ट्रपति शासन खत्म कर देना चाहिए। या आज तक के जो पत्रकार वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो वहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं खड़े होके कि यहाँ मैंने महिलाओं से बात करी, मैंने यहाँ बात करी। इनमें से किसी को भी मणिपुर जाने की ज़रूरत नहीं समझी इन्होंने, परेशानी नहीं उठाई। मणिपुर में जहाँ नग्न महिलाओं का जुलूस निकाला जा रहा था, जहाँ लगातार दर्जनों सैकड़ों महिलाओं के संग बलात्कार हुए थे, उनकी हत्याएं हो गई थी, इनमें से किसी टीवी चैनल ने वहां जाके महिलाओं से बात करने की जहमत नहीं उठाई। इनमें से किसी पत्रकार ने नहीं लिखा कि ये अगर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया इस राज्य में, तो फिर कहाँ लगाया जाएगा। दरअसल पूरा टीवी चैनल के जरिए एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार तो बीजेपी की आंधी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की आंधी है, तो पूरी-पूरी कांग्रेस को बीजेपी में क्यों लाया जा रहा है? एक दिलचस्प आंकड़ा है, मैं जल्दी आपको दूँगा, मैं आपको बताऊँगा। आप हैरान हो जाएँगे। बीजेपी जो कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, उसने भाजपा को ही कांग्रेस युक्त कर दिया। जो कांग्रेस का नेता जिसको बीजेपी कह रही है बलात्कारी है, ये दुराचारी है, ये बेईमान है, ये बदमाश है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इधर से जाके डालने पे उधर से ईमानदार हो जाता है? अब लोग प्रधानमंत्री के उस मजाक को ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में कहा ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सबको जेल में चक्की पीसिंग होगा। और हुआ क्या? जब जिस व्यक्ति के लिए सीना ठोका था प्रधानमंत्री ने, 24 घंटे के अंदर उस 70-80 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी को डिप्टी सीएम बना दिया। अब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल है, चर्चा में है। आपको याद होगा 2014 से 2019 तक आप सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री का कोई मीम नहीं देखते होंगे, उनके ऊपर कोई व्यंग करते हुए नहीं देखते होंगे, कोई कमेंट करते हुए नहीं नजर नहीं आता होगा आपको। लेकिन अब प्रधानमंत्री पर मीम बनते हैं, प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाई जाती है, प्रधानमंत्री के ऊपर व्यंग होते हैं। और कांग्रेस की आईटी सेल ने बीजेपी का जीना हराम कर दिया है। किसी जमाने में आईटी सेल कांग्रेस की मृत प्राय थी, लेकिन इस समय सुप्रिया श्रीनाथ और उनकी टीम इतने बढ़िया काम कर रही है। पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ता, आलोक शर्मा जैसे प्रवक्ता, उन्होंने बिल्कुल जीना हराम कर दिया है। अब प्रधानमंत्री मजाक का पात्र बन रहे हैं। उनको लोग याद दिला रहे हैं कि 2014 में आप आए थे तो आपने कहा था सबके खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे। हर बार कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल आ जाएंगे, लेकिन बदले में आपने क्या कहा? आपने कहा पकौड़े तलो रोजगार है, ठेला लगाओ रोजगार है। आपने कहा कि 2022 तक इस देश में हर व्यक्ति के सिर पे उसका अपना मकान होगा, अपनी छत होगी, गायब हो गए। किसानों की दोगुनी आय होगी, गायब हो गए किसान। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ जो स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। मैं गाँव में जाता हूँ, देहात में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। आप यकीन मानिए इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है, तो ये संकेत दे रहा है कि सीटें 272 आना भी मुश्किल है। और मामला अगर अटका 230, 240, 250 पे भी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी उम्मीद खुद मोदी जी को भी नहीं होगी। तब ये जो राजनाथ सिंह जिनको माला से बाहर निकाला जा रहा है, वो नितिन गडकरी जो मुंह लटका के खड़े हुए थे अभी इस माला वाले प्रकरण में, फिर ये सब एक्टिव होंगे, फिर योगी आदित्यनाथ एक्टिव होंगे, फिर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता जिनको अपमानित किया गया वो अपने एक्टिव होंगे। अब बताइए, कमलनाथ
एक एमपी है बेचारे का बेटा, अगर इतनी मजबूत हो मध्य प्रदेश में, तो फिर कमलनाथ को भी लाने की जरूरत क्या हो रही है, क्यों बात की जा रही है? ये बता रहा है कि डर है, भारतीय जनता पार्टी में डर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में डर है कि अगर 230 तक अटके तो सहयोगी दल कोई साथ आने को तैयार नहीं है। इसलिए एक काल्पनिक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। अब कांग्रेस को चाहिए कि अब की बार तो 200 के पार भी नहीं हो रही है, मतलब इसका दावे के संग वो तर्क करे। और राहुल गांधी की यात्रा में आप देख रहे हैं, क्या जोश खरोश के संग, क्या 2019 में इन राहुल गांधी के संग कोई खड़ा होता था? तो जाहिर है कि देश का तापमान बदल रहा है, और ऐसे नहीं बदल रहा है। जो हालात पैदा हुए हैं, क्या कारण है कि लाखों लोग भारत छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं? भागने वालों की संख्या सब करोड़पति है, कोई गरीब ही भाग रहा है देश छोड़कर, सब करोड़पति। अगर देश में इतनी ही उन्नति है, देश में इतनी तरक्की के काल है, तो लोग देश छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? दरअसल सबको समझ आ रहा है कि देश को उस माहौल में ले गए हैं, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी उस माहौल में ले गई है जहाँ देश एक खतरनाक मोड़ में आ गया। आप किसी की धर्म पे, किसी के समुदाय पे, किसी की जाति पे जब टिप्पणी करेंगे, तो देश पलट के आपसे पूछेगा, ये वो हिंदुस्तान नहीं है। तो ये नया हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। दिमाग की खिड़कियों को खोलिए, देश को पढ़ने की ज़रूरत है, देश को समझने की ज़रूरत है, उन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है जो कम से कम इस देश में लोकतंत्र की बात कर सकें, लोकतंत्र को समझ सकें, लोकतंत्र को बता सकें। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये बातचीत आपको कैसी लगी। चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।